नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे देश के गद्दारों की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश में जुटे लोगों की और देश को दीमक की तरह चाट रहे अर्बन नक्सल सोच की। उस सोच की जो हमारे और आपके बीच रहकर फलती फूलती है और ऐसा करने वाले अपने बौद्धिक तार्किक क्षमता से हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में राष्ट्रद्रोही सोच को, जहर को इस तरीके से घोल देती है कि उसे वही सच लगने लगता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश को तोड़ने वाले इस सोच के पैरोकार वही लोग हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली के एलजी ने लेफ्ट लिबरल गैंग के अगुआ और लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ आतंक निरोधी कानून यानी यूएपीए के तहत केस चलाने की अनुमति देकर एक अच्छा संदेश दिया है। अरुंधति रॉय ने 21 अक्टूबर 2010 को देश की राजधानी दिल्ली में आजादी द ओनली वे के नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में वक्ता के रूप में बोलते हुए आजाद कश्मीर की वकालत की थी। इस कार्यक्रम में अरुंधति के अलावा संसद हमले का आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय का लेक्चरर और संसद पर हुए हमले के आरोपी एसआर गिलानी और कश्मीर का अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और अर्बन नक्सल बरवर राव भी शामिल हुआ था। बरवर राव पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस कार्यक्रम में अरुंधति रॉय ने पुरजोर तरीके से इस बात को स्थापित करने की कोशिश की थी कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा और भारत ने सशस्त्र सेना के बल पर इसे अपने कब्जे में लिया हुआ है। साथ ही अरुंधति रॉय ने कश्मीर में जनमत की राय जानने की वकालत भी की। ये वही तर्क है जो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में देता रहा है और यूनाइटेड नेशन सहित सभी वैश्विक मंच पर कश्मीर राग अलापते हुए यही रोना रोता रहता है। कार्यक्रम के बाद कश्मीरी एक्टिविस्ट और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने इसकी शिकायत कोर्ट में की, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रद्रोह की धारा 124 ए के साथ साथ 156(3), 153 ए और बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। मामले को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन जहां देश को तोड़ने की बात हुई थी, लेकिन इन लोगों के अलावा भी ऐसे दर्जनों लोग हैं जो हमारे सभ्य समाज का हिस्सा बनकर हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं और अरुंधति रॉय जैसे की देशद्रोही सोच को आगे बढ़ाते हैं। आज जब अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है, तो वो लोग फिर से अपने बिलों से बाहर आकर सोशल मीडिया पर अरुंधति का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने वालों में मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का दावा करने वाली पार्टियां भी हैं। आपको याद दिला दूं कि देशद्रोह की धाराओं के कारण अपने अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लिबरल गैंग को जब दिक्कत आने लगी, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो देशद्रोह की धारा को खत्म कर देंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अरुंधति रॉय को देशद्रोह के आरोप में सजा हो पाएगी। क्या अरुंधति रॉय का समर्थन करने वाले लिबरल गैंग पर भी देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्या अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी में देरी का कारण सिस्टम में बैठे अर्बन नक्सली हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। देश विरोधी गतिविधि के आरोप को लेकर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ये मामला 2010 का है, जब एक कार्यक्रम के दौरान इन दोनों पर भड़काऊ आरोप लगा। इस मामले में कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित 28 अक्टूबर 2010 को प्राप्त दर्ज कराई थी। अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन 21 अक्टूबर 2010 आजादी एकमात्र रास्ता के बैनर तले आयोजित सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए।
भाषण को लेकर आरोप है कि सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनसे कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार हुआ। हालांकि साल 2023 में पहले से ही कुछ धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी गई। एलजी ने अक्टूबर 2023 में सीआरपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। अब शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल डीके सक्सेना ने मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएसए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। भड़काऊ भाषण के संबंध में शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाकर शिकायत दर्ज की। सरकार की इस कार्रवाई पर राजनीतिक बयानबाजी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और तृणमूल कांग्रेस के सांसद महबूबा मोहसिना की कार्रवाई का विरोध किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इन पर खर्च करने को कहा, अरुंधति रॉय प्रस्तुत लेखिका और एक बहादुर महिला है। उन पर कठोर न्याय के तहत मामला दर्ज कर सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए टीका जारी है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादी संगठनों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला ने ऐसे पर लिखा, अरुंधति रॉय के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस आखिर क्यों परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अरुंधति रॉय पे यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को लेकर के लिबरल गैंग में परेशानी है। कांग्रेस भी परेशान है। उसे लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें रोकने की कोशिश जो है कांग्रेस सरकार ने काफी की थी। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। सुशील पंडित जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मामले को उठाया और आज उन्हीं के प्रयास के कारण जो है आज अरुंधति रॉय पे यूएपीए की मंजूरी मिल पाई। हालांकि देर से मिली है, लेकिन कुछ भी जो किया है उसके लिए सुशील पंडित जी को धन्यवाद मैं पहले एडवांस में कर रहा हूं। मधुमुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी हैं, संयोजक हैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के जो नक्सल प्रभावित एरिया वहां से, और सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है। शैलेंद्र कुमार रॉय को भी सीपीआई सीपीएम के लोगों से भी मैंने लगातार दिन भर में बात करता रहा, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मुद्दे पे उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सुशील पंडित जी के पास जाना चाहूँगा। सुशील जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने ये मामला उठाया था, और देर से ही सही। कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या आपको लगता है कि मिल पाएगा जस्टिस? इतनी देर से ये यूएपीए की धारा लगाई गई है, क्या आपको लगता है कि इस देरी के कारण कुछ मामले में ढिलाई हो जाएगी या कुछ नरम पड़ जाएगा? मुकेश जी, मेरा देश की न्याय व्यवस्था पर बहुत अधिक विश्वास नहीं रहा है। मैं कम से कम 3 बार लगातार सर्वोच्च न्यायालय गया याचिका लेकर कि कश्मीर के जो जाति विध्वंस से पीड़ित हिंदू हैं, जिनका नरसंहार हुआ है, जिनका बलात्कार हुआ है, जिनको अगवा किया गया, अपहरण किया गया, घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, किसी भी मामले में किसी को दोषी नहीं पाया गया, किसी पर मुकदमा नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। वो खुले घूम रहे हैं बहुत से, और हर बार याचिका को सुने बिना खारिज किया गया। और तीनों बार जो इस समय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हर बेंच में थे, उन्होंने इसको खारिज किया। तो जब न्याय व्यवस्था इतनी लचर हो, इतनी संवेदन शून्य हो, न्याय को लेकर, पीड़ितों को लेकर, ये तो एक बहुत कम मामला, छोटा मामला है उसके मुकाबले, उसमें 14 वर्ष लग गए। और इसमें सिर्फ न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका जो पांव घसीटती रही। मेरी शिकायत को एफआईआर में बदलने के लिए मुझे बीसियों चक्कर लगाने पड़े, थाने के और अदालतों के, बिल्कुल साक्ष्य जुटाने पड़े। और जो आरोपी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनसे एक बार भी एक फोन कॉल तक नहीं गई। उनको तलब करना, उनसे पूछताछ करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। और 14 वर्ष लग जाते हैं। इस
मुकदमे को शुरू करने की अनुमति देने के लिए। अभी तो वो न्यायालय पहुंचा नहीं है, अभी तो केवल अनुमति में 14 वर्ष लग गए। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या उम्मीद क्या आशा रखेंगे इस न्यायपालिका से, इस कार्यपालिका से? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी के पास, वह संयोजक हैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार कुलदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो चीज़ सुशील पंडित जी उठा रहे हैं, हम लोग भी बार बार देखते रहे कि लगातार कश्मीर के साथ जो अन्याय हुआ, कश्मीरियों के साथ जो अन्याय हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसकी बात जो है बार बार जाने के बाद भी सुनी नहीं जा रही है। लोग जो है एक के बाद एक आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ को बिना सुने खारिज भी कर दिया जा रहा है। एक जो बात सुशील पंडित जी ने बताई कि इन्हें मुकदमा दर्ज करवाने तक के लिए इन्हें पिलर टू पोस्ट इधर से उधर चक्कर काटने पड़े। आखिर में कोर्ट में जाकर के उन्होंने शिकायत करी, तब जाकर के वहाँ से आदेश मिलने के बाद एफआईआर दर्ज हो पाया, और आज मुकदमा की अनुमति मिलने में 14 साल लग गए। क्या आपको लगता है कि सिस्टम में जो बैठे हुए हैं अर्बन नक्सल, ये उसके कारण है? क्योंकि जब ये घटना हुई थी तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, और जो चाहती थी वो करती थी, और इसमें देरी की एक प्रमुख वजह यह भी थी कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी। कुलदीप सोलंकी जी। कुलदीप जी, क्या आवाज आ रही है? जी जी बताएं। मैं पार्टली आपसे सहमत हूँ जी। सिस्टम जो है वो अभी भी राष्ट्र विरोधी और एक विशेष वर्ग के हिसाब से चलता है, और जो नक्सल, अर्बन नक्सल हैं, वामपंथी हैं या राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उनका पूरा एक छत्र राज जैसा है। बिल्कुल। जैसे हमने भी DW में जो इंटरव्यू दिया था इस जहरीली पत्रकार ने, इसका नाम भी लेना हम अपनी गरिमा के विरुद्ध समझते हैं, तो 2020 में DW में इसने ये इंटरव्यू दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है वो हिटलर जैसे हैं, या फासिस्ट लोग राज कर रहे हैं, और अभी जैसे टाइफस फीवर को हिटलर ने यूज किया था यहूदियों को खत्म करने के लिए, तो कोरोना वायरस को मोदी जी यूज कर रहे हैं मुसलमानों को खत्म करने के। तो ये पूरा का पूरा मीडिया का दुरुपयोग करके पिछले 4 साल में हम लोगों ने 2020 में हमने 15 जगह शिकायत दर्ज की थी। बिल्कुल। तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और आज भी हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कम से कम FIR दर्ज हो, उससे सवाल पूछे जाएं। लेकिन ये सिस्टम जो है वो कुछ विशेष लोगों के हिसाब से चलता है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत 2014 से सरकार चेंज हुई, एक राष्ट्रवादी सरकार है, फिर भी इन लोगों का बोलबाला जो है निरंतर जारी है। बिल्कुल। जो वाकई पीड़ा देता है हमारे जैसे लोगों को, सुशील सर जैसे लोगों को, जो राष्ट्रवाद और एक मजबूत भारत की परिकल्पना से लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सुन के ही बड़ा ये लगता है 14 साल केवल अनुमति लेने में लग गए। अब इसके अंजाम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और ऐसे मसलों पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और ऐसे मसलों पे लड़ते भी रहते हैं बेखौफ होकर के। मधु जी, क्या लगता है कि ये अनुमति मिलने के बाद और कितना समय लगेगा, और क्या आपको लगता है कि आगे बढ़ भी पाएगा मामला या नहीं? मुकेश जी, मैं इस विषय पर भी बोलूंगा, मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जी जी। मैं अभी सुशील जी की बात सुना था, मैं उनसे पार्शियली एग्री करता हूं, पार्शियली डिसएग्री करता हूं। सबसे पहले मैं सुशील जी को यह बता दूं कि उनके असफल होने का कारण क्या था कि वो हिंदू थे। कश्मीरी नहीं है, वो हिंदू हैं। आपको अच्छी ढंग से पता होगा, पायल रोहतगी ने मोतीलाल नेहरू के विषय में किताबों पर लिखी हुई चीजों को लिख दिया, वो अरेस्ट हो गई थी, कोई नहीं बोला था। आपको याद होगा अभिषेक महापात्रा 10 साल तक झूलते रहे, क्योंकि ममता बनर्जी का कार्टून बना दिया था। आज आप बारबाला मोदी है, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, लेकिन राष्ट्र को तोड़ दीजिए, राष्ट्र को तोड़ दीजिए, कह दीजिए कि राष्ट्र के अभिन्न अंग जो हैं वो अंग है ही नहीं। लेकिन ये बेशरम, चाटुकार, देशद्रोही राजनीतिक लोग, क्षमा चाहता हूं, मैं गुस्से में हूं, ये राजनीतिक लोग कहेंगे कि ये दुरुपयोग है UAPA का।
दूसरा, आप जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। अरे भाई, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? मैं तो डेली भुगतता हूं। ये यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने पीके में कहा था, इफ यू डोंट वांट टू सी इट, डोंट सी इट। पीके में, क्योंकि भगवान श्री देवादेव महादेव का अपमान है। लेकिन हमारे 12 में यही सुप्रीम कोर्ट है। क्यों? क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी डरता है उन पीसफुल से? मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने एक्स पर लिखा है कि कहीं इनको डर तो नहीं है कि कल हमारा नहीं मिलेगा अगर मैं पीसफुल के खिलाफ गया तो। अब बात आती है सिस्टम की। निसंदेह सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है। क्यों? जितने अपॉइंटमेंट होते हैं, इवन जो सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र के हैं, उसमें भी सिस्टम के लोग आते हैं। बिल्कुल। कोई भी राष्ट्रवादी नहीं आएगा। अब विषय आता है इस तथाकथित एक देशद्रोही अरुंधति राय की। भाई, क्या बिगाड़ लोगे? केवल अभी तो सेंक्शन मिला है, अभी प्रोसिक्यूशन होगा, ट्रायल होगा। ट्रायल में कौन बैठा है? वही बैठे हैं। कल को हाई कोर्ट कह देगा नो 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 नो, खत्म। सुप्रीम कोर्ट कह देगा नो 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 नो, क्योंकि वो मनीष कश्यप नहीं है, वो अरुंधति राय है, वो हेमंत सोरेन नहीं है, वो केजरीवाल है। अरे भाई, सिस्टम में वो लोग घुसे हुए हैं, क्या कर लोगे? आप जागो पहले। हम तो रोज भुगत रहे हैं कि कानून में कुछ लिखा है, वो कुछ करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया कुछ है, वो कुछ परिभाषा करते हैं, लेकिन केवल धर्म की बात आती है तो। अदरवाइज हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर विचारधारा, पार्टिकुलर कम्युनिटी की बात आती है तो उसके खिलाफ वो नहीं बोलते, या वो डरते हैं। हमें सोचना होगा, हो सकता है बिल्कुल। इस डिले, इस देरी की वजह आप इसी को बांधते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, आप सोचिए जरा, आपको याद है पटना में एक जज ने केवल इतना कह दिया था कि 5 बार यो भोपू बोलता है, इससे मैं मेरे न्याय के निर्णय देने में अभी विलंब हो रहा है, परेशानी हो रही है। उसके खिलाफ पोजीशन हुआ था। इनका कंटेम्प्ट की पावर कहां गई मुझे नहीं पता। बिल्कुल, उनका ट्रांसफर हो गया था। मुझे याद है ये वाकया बहुत अच्छी तरीके से। पटना हाईकोर्ट के बगल में मस्जिद है, वहां से जो लाउड स्पीकर पे जब आवाज आती थी तो जस्टिस साहब को दिक्कत होती थी कार्रवाई करने में। इसकी शिकायत उन्होंने की तो उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो गया, उसके बाद उनका ट्रांसफर भी वहां से हो गया। ये बहुत अच्छी तरीके है, आप नेट पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल। सुनो, उन्होंने ट्रांसफर लिया था तो हो सकता है वैसे ही डरते हो ये कि मैं अगर जजमेंट दे दूंगा, निर्णय दे दूंगा तो कल को मैं ही नहीं रहूंगा। तो पहले उनको प्रोटेक्ट करने का काम करना पड़ेगा, उनका डर निकालना पड़ेगा। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ऐसे मसलों पे बहुत अच्छी समझ के साथ विश्लेषण करते हैं। सुरेंद्र जी, आपको भी पता होगा, सुबह से खबर है सुशील पंडित जी इतनी मेहनत करके, इतनी बार हो गए, बार बार वो कह रहे हैं, मुझे तो पूछते भी ये लगता है कि इतनी बार मैं बात करता हूँ, बार बार एक ही चीज़ के लिए जाते हैं और इन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता है। आज लोगों को लग रहा है कि ये ठीक है, चलो यूएपीए के लिए इजाज़त मिल गई, लेकिन ये आपको नहीं लगा ये आई वॉश है? और ये इन चीज़ों से होगा क्या? सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, क्या न्याय व्यवस्था वहाँ तक पहुँच पाएगी? क्या अरुंधति रॉय को सजा मिल पाएगी इसमें? सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं मुकेश जी, मैं सुशील पंडित जी की इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ कि जब आप 84 के दंगों को सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है तो उसके बाद 91 में हुए कश्मीर के जेनोसाइड को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया? ये तो सबके लिए एक प्रश्न है। अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे अभी वकील साहब कहते भाई डर लगता है उनको शायद इस वजह से, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि अन्याय हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का इस मसले को ये कह के कि बहुत पुराना मामला है टाला जाना निसंदेह उनको शक के दायरे में लाता है, क्योंकि आप 84 के सुनने को तैयार हैं लेकिन 91 के सुनने को तैयार नहीं है। जहां तक इस मामले की बात है, इस मामले में मुझे कम से कम इतनी निराशा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं होगा। उसका कारण यह है कि ये अब एक पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है। शुरू में देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, यूपीए सरकार के दौरान ही दर्ज हुआ था, लेकिन वो चला नहीं। सबको मालूम है क्यों नहीं चला। बिल्कुल। उसके बाद इस धारा को, जो देशद्रोह की धारा है 124, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वो वहाँ मामला लंबित है और वहाँ से कुछ रिजल्ट निकलने की उम्मीद सरकार को भी नहीं लग रही थी।
तो फॉर्चुनेटली जो सुशील पंडित जी ने जो उस समय इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो गई है, और वो जो कैसेट हैं वो वेरीफाई हो गए हैं कि उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो सही है। और उसके बाद उसी समय यूएपीए की धारा 13 में भी मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल। तो इन्होंने सीआरपीसी के तो पिछले साल सैंक्शन दे दिए थे, लेकिन उसमें मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, 2000 अक्टूबर 2023 में दिया था। हाँ, जी। तो अब इन्होंने क्या किया है कि वो मतलब डिले के आधार पर टाइम बार होके मामला नहीं खत्म हो जाए, तो यूएपीए में एक जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं जो उनकी एविडेंस को वो मूल्यांकन करके रेकमेंड करते हैं, उस कमेटी ने रेकमेंड कर दिया और एलजी ने परमिशन दे दी। बिल्कुल। देरी हुई है, कोई तो राय नहीं है। कोर्ट मुकदमे को देशद्रोह को लेके बैठी है इश्यूज को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार ने भी अब तोड़ निकाला है, तब आने के बाद तोड़ निकाला है और इसको यूएपीए में उन्होंने सैंक्शन दे दिया। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन है और वो सबूतों के साथ है, तो मैं समझता हूं कि अब इस मामले में आगे कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल। इसमें से तो कुछ और लोग, सुशील पंडित जी ने उम्मीदें रखी थी, मेरा अपना ये मानना है कि ये देखिए आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, अभी तो ये ट्रायल में जाना है। बिल्कुल। अभी तो आगे कार्रवाई होनी है। तो हमको नहीं लगता है कि इस मामले को अब यूएपीए में लाने के बाद और तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अभी कम से कम मुझे नाउम्मीदी नहीं है। मैं बिल्कुल, अपनी अच्छी तरफ बात, से ठीक है, बहुत कहता पॉजिटिव बात करें। नामुद्दी हमें भी लगता है कि होना चाहिए, लेकिन मैं तो उतना ज़्यादा जितना उम्मीद आपको है, मुझे लग रहा है कि ये उतना ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि इतनी बातें हमें देख चुका हूँ इस मामले में। इतनी देरी से 14 साल आपको केवल इजाज़त लेने में लग गई, तो आगे उनके पास बहुत रास्ता है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग बेंच, डिफरेंट बेंच में जाकर के ये टाइम निकाल देंगे, तब तक वो जिंदा, क्योंकि पहले भी कुछ आरोपी जो है वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो इसमें देरी नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुशील पंडित जी से आगे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकदमा दर्ज होने के 14 साल के बाद यूएपीए की इजाजत अरुंधति रॉय पे लगाने की मिल गई है, लेकिन ये कब तक सजा हो पाएगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शैलेंद्र कुमार राय, सीपीएम के नेता हैं। एक बार मैं सीधा जो है जाना चाहूंगा शैलेंद्र कुमार जी के पास। शैलेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? शैलेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल है कि अरुंधति रॉय 14 साल के बाद यूएपीए लगाने की इजाजत जो है एलजी की तरफ से मिल गई है। आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पे कुठाराघात है। देश को तोड़ने की बात करना, आपको लगता है कि इस तरीके की बात करने की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर यूएपीए की लगाने की बात आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? शैलेंद्र की आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के माध्यम से भारत में रहने वाले तमाम नागरिकों को गणतांत्रिक अधिकार दिया है, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, लोग अपने मत, अपने विचार तो रख ही सकते। यह स्पष्ट, यह जो बातें हैं आज देखी जा रही कि सरकार हमारी बातों को, हमारे विचारों को दबाने की कोशिश करती है। लोग अपने विचार रख सकते, ये मुद्दे हैं, लेकिन उस समय क्या बातें थी वो तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो भी मीडिया के सामने या जो भी मेरे सामने आया है, इसके माध्यम से मैं ये हम लोग महसूस कर रहे हैं कि लोगों के विचार को आज यह सरकार कुंठित करने की कोशिश लगातार करती आ रही। देश को तोड़ने मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ। शैलेंद्र कुमार जी, देश को तोड़ने की बात करना, जो बात पाकिस्तान करना है उसकी वकालत करना, ये कहना कि कश्मीर भारत का कभी हिस्सा नहीं रहा, ये आपको नहीं लगता है कि आज़ादी का मतलब जो है एक लिमिट तक है? नहीं, आप हमारी तारीफ करें, उनकी तारीफ करें, किसी की बुराई करें, ये तो सही है, लेकिन आप देश के खिलाफ जाकर के देश के सिस्टम, कश्मीर को आप कहेंगे भारत का हिस्सा नहीं है, इसको आप किस तरीके से अब जस्टिफाई कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है जस्टिफाई करने का? ये तो ठीक है कि हम ये देखना होगा किस वातावरण में ये बातें उन्होंने कही थी। 2010 की घटनाएं हैं। हाँ, तो वातावरण तो उनके अनुकूल था। सुशील पंडित जी, मैं कहूंगा एक बार सुशील पंडित जी इसका जवाब दें। सुशील पंडित जी, लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं लोगों, सरकार के खिलाफ। अगर आप आवाज बुलंद करें तो आपके खिलाफ स्वतंत्रता का फायदा उठाया था। उसने मोतीलाल नेहरू और एडविना के चमचे के लिए भी मैं बोला था उसको। ठीक है, मधुबुकुल जी, सुशील पंडित जी को मैं एक बार, सुशील पंडित जी से चूंकि सवाल है, सुशील पंडित जी।
सुशील जी की आवाज आ रही है आपको? जी इनका वातावरण से क्या आशय है? वातावरण ये था कि उनके साथ बगल में गिलानी बैठे थे एक तरफ, दूसरी तरफ वरवरा राव बैठे थे। मैंने सबके भाषण सुने, मैं वहां कम से कम 4-5 घंटे लगातार बैठा रहा, मैंने नोट्स लिए। वरवरा राव और गिलानी कह रहे थे कि हिजबुल मुजाहिदीन या आर्म्ड स्ट्रगल हमारा अधिकार है, हम हिंसा के बल पर आजादी लेके रहेंगे। और केवल अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि भारत एक औपनिवेशिक ताकत है जिसने जबरदस्ती केवल कश्मीर को नहीं बल्कि पंजाब को, वहां खालिस्तानी पृथकतावादी भी थे, वहां तमिल पृथकतावादी भी थे, वहां माओइस्ट भी थे, वहां पूर्वोत्तर के नागा और मिजो पृथकतावादी भी थे। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे बहुत से लघु राष्ट्रों को जबरन आधिपत्य में ले रखा है, अंग्रेजों के बाद ये एक औपनिवेशिक ताकत है, इसलिए इसका समाप्त हो जाना, इसका टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना अति आवश्यक है और इसके लिए हर तरीके को अपनाया जाना जायज है। सुशील जी, क्या आपको लगता है ये जो सारी चीजें हो रही थी सरकार का संरक्षण था? क्योंकि 2010 में सरकार थी और इस पे आप एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाए, थाने में जाकर के आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। क्या ये सरकार संरक्षित था? आपको लग रहा है कि उनकी देखरेख में सारी चीजें हो रही थी? 21 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हुआ, मंडी हाउस में एक ऑडिटोरियम है, लिटिल थिएटर ग्रुप, वहां हुआ। ये हमारी संसद भवन के 1 किलोमीटर से कम दूरी पर है। देश की राजनीति के हृदय क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है। हफ्ता भर पत्रकार चिदंबरम से पूछते रहे, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, कि ये कहा गया है, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। हफ्ते भर बाद जब बार बार उनसे ये हर जगह ये सवाल पूछा जाता रहा पत्रकारों द्वारा, तो उन्होंने खींच कर कहा अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में अनुवाद मैं कर दूं, कि कुछ ना करना भी कुछ करना होता है। Not taking any action is also an action। तब मैंने सोचा कि राज्य व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। एक निजी नागरिक होने के नाते मुझे ही कुछ करना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचकर मैं एक शिकायत लेकर गया और लगातार हफ्तों महीनों तक जूझने के बाद सिर्फ शिकायत को एफआईआर में बदला जा सका। उसके बाद भी जो चार्जशीट होती है, अभियोग पत्र होता है, वो तैयार हो गया 3 साल में। इसके बीच में स्थानीय पुलिस से स्थानांतरित होकर मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया, क्राइम ब्रांच स्थानांतरित होकर चाणक्यपुरी से साकेत के पास चली गई। मैं सबके पीछे लगा रहा, अपने समय पर, अपनी मेहनत से, अपने पैसे से। मेरा कोई निजी हित होने वाला नहीं था इसमें, बिल्कुल, मेरा कोई व्यापारिक मामला नहीं था। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि सिखों के मामले सुने जा सकते हैं। मैं आपको बतला दूं, जुलाई 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज की कश्मीर के हिंदुओं के विषय में, 1 हफ्ते बाद उन्होंने एक याचिका को अनुमति दी बहस के लिए, और वो याचिका थी कि गांधी वध में 2 गोली चली थी या 4 चली थी, वो उस गोली से मरे थे जो नथुराम ने चलाई थी या किसी और गोली से मरे थे जो किसी और ने चलाई थी। आप 1990 को कहते हैं बहुत देर हो गई थी, 48 के गांधी वध को आप सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे जज हैं, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज में कॉमन यही लग रहा है कि अगर ये बात हिंदू की हो तो सबके विचार, सबके सोच जो है वो शिथिल पड़ जाते हैं, उसमें कुछ और, दूसरे लोग रहें तो कुछ और। जी, कुलदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुलदीप जी। मैं शैलेंद्र जी का एक जो सेंटेंस है उस पर अपना कमेंट देना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी माननीय भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने दी है, तो इस आज़ादी का इस्तेमाल करके क्या मैं कहूँ कि शैलेंद्र जी एक टेररिस्ट हैं, शैलेंद्र जी जो है वो चाइना के एजेंट हैं, शैलेंद्र जी पाकिस्तान के एजेंट हैं, ISIS के एजेंट हैं, और फिर ये प्रूव करते रहें। इस तरह के कुतर्क न करके राष्ट्र एवं प्रदेश की जो व्यवस्था है उसका पूरे तरह से एक सही उपयोग हो,
अगर किसी को बोलने की आजादी है तो वो इस तरह से नहीं बोल सकता कि किसी और व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचे और राष्ट्र को ठेस पहुंचे। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। और किसी भी राइट को अननेसेसरी मिसयूज नहीं करना चाहिए। शैलेंद्र जी, एक जो सुशील जी ने बात रही कि ये सुप्रीम कोर्ट वाकई सुप्रीम कोर्ट नहीं लग रहा है और कई सालों से ये ऐसे ही लुक छिप के काम कर रहा है। हमें बहुत जरूरी है कि हमारे करीब करीब 6 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है केसेस पूरे इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन वो मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे काम करें, डॉक्टर्स कैसे काम करें, सरकार कैसे काम करे, किसको क्या अधिकार है, इस सब के लिए वो रातों रात बैठ के फैसला देती है। तो इस पे एक विवेचना होनी चाहिए और मेरे ख्याल से मीडिया को इस पे और अधिक काम करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मधु जी, देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अपने आप में कुछ प्रावधानों के तहत होती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये नहीं है कि मैं कहूं कि सीताराम येचुरी वो चीन का दलाल है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। दूसरा विषय, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के विषय में देश को तोड़ देना कि मैं जाकर के प्रधानमंत्री को मार दूंगा, भारत के खंड खंड कर दूंगा, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के परिभाषा में नहीं आती। दूसरी बात, आप आशावान हैं सुरेंद्र स्वामी जी, मैं नमन करता हूं सुशील जी को भी, उन्होंने मेहनत की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक नई चीज इन्वेंट करता है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है कि टेलीफोन पर किसी को बेल दी जाए, लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ को कितनी बार टेलीफोन पर बेल मिली है। तो आप बहुत ज्यादा आशान्वित मत होइए, लड़ाई जारी रखिए, तब तक लड़ाई जारी रखिए जब तक कि सत्य विजित न हो जाए। सत्य को कब कहां हराने का प्रयास होगा। हमारे शैलेंद्र जैसे व्यक्ति बैठे हैं, शैलेंद्र जी कह देंगे कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की परिभाषा शैलेंद्र जी गढ़ लेंगे। बिल्कुल। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि हाँ, जो विचार अभिव्यक्त करने की जो संभावनाएं हमको मिली हुई है, ये सरकार, आप देखिए इस जो चुनाव लड़ा गया है, इस चुनाव में हिंदुत्व, जाति, धर्म के ऊपर नेताओं ने वक्तव्य रखे हैं अपने। यह क्या हमें ये नहीं करता? हमारे इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं कि जो अगर देश के कश्मीर के मुद्दे को लेकर या जो स्टेटमेंट वहां का, जो मैं तो लेट करके आया, जो स्टेटमेंट जो देखने को मिला 2 दिन के अंदर, हम इसकी कड़ी निंदा करेंगे। देश के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं। हाँ, बोलने की आजादी है, तो उस आजादी के ऊपर मैं अपनी बात को रखता। आज इस जो चुनाव परिक्रमा जो किया गया है, उसमें आप देखिए देश के बड़े बड़े नेताओं ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उस पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम अरुंधति रॉय की सोच पर बात कर रहे हैं। और सुशील जी, जो अरुंधति रॉय कहती है पाकिस्तान भी वही कहता है, उनके साथ जो लोग थे वही हैं। और आज जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा, सोशल मीडिया पे अरुंधति रॉय को सपोर्ट करने वालों की बाढ़ सी आई हुई है। क्या लगता है आपको कि वो जो लोग सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से अरुंधति रॉय का समर्थन कर रहे हैं वो भी उतने ही बड़े दोषी हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो सिस्टम में भी हैं? मुकेश जी, जिस सरकार ने और जिस सरकार के पूर्व मंत्रियों ने अरुंधति राय का पक्ष रखा है स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, वही लोग इंटरनेट एक्ट 66B लेकर के आए थे, जिसमें ट्वीट करने वालों को, फेसबुक पे कमेंट करने वालों को घरों से उठा लिया गया था। बिल्कुल। चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम, इन पर व्यंग्य करने वालों को घरों से उठा लिया गया था। ये तब गृह मंत्री थे। बिल्कुल। तो ये आज पर उपदेश कुशल बहु तेरे हो रहा है। ये दोगलापन है, ये पाखंड है। और इस पाखंड में आप समर्थन किसका कर रहे हैं? उसका, जो जिहाद के साथ खड़ी है, जो एक निशंस नरसंहार के साथ खड़ी है, जो उन लोगों के साथ खड़ी है जिनके हाथ हिंदू द्वेष के खून से रंगे हैं कश्मीर में। और उन लोगों के लिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुशल हैं, लेकिन जो न्याय के लिए तरस रहे हैं 35 साल से, जिनके हत्यारे खुले घूम रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला है,
उसके लिए इनके मुंह में पास दही जमा हुआ बिल्कुल है। दही जमा हुआ है, इनके शब्द पास नहीं समय है। नहीं है, शब्द नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हमारे पास समय की कमी हो रही है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी से आखिरी कमेंट लेना चाहता। स्वामी जी, क्या आपको उम्मीद लगती है, आपने कहा कि उम्मीद लगती है, कितना समय हम लोग माने कि इस पे कार्रवाई हो जाएगी या बात आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि अभी इनके पास ऑप्शंस हैं, हो सकता है जो अभी अनुमति मिली है उसे ही वो चैलेंज कर दें। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और 2-3 पॉलिटिकल डिसीजन इन 2-3 दिनों में हुए हैं, मणिपुर को लेके भी हुआ है। तो मुझे तो है कि ये इट विल नाउ कीप रोलिंग, ये शुरू हो जाए। जो लोग अरुंधति राय का समर्थन कर रहे हैं उनको मेरा यही कहना है कि आप, आपके नेता और जो भी लोग हैं, वो जो अरुंधति बोलती थी वही आप बोलना शुरू कर दीजिए मंच पे जाकर। बिल्कुल। आपको अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए ना। आप में अगर हिम्मत है शैलेंद्र कुमार राय में, तो बोले मंच पर पब्लिक में जाके कि अरुंधति राय ने जो कहा मैं रिपीट करता हूं, मैं इससे सहमत हूं। है हिम्मत तो बोल के हाँ, दिखाएं। आज की तारीख में हिम्मत है तो आप बोलें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पॉलिटिकल संरक्षण में भी पलती हैं। मुझे लग रहा है कि अरुंधति राय जैसों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ था और इसीलिए उनकी बात इतने आगे तक बढ़ी और सुशील पंडित जैसे लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा इसे एफआईआर दर्ज कराने के लेवल तक लाने में। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील पंडित जी आपका, और हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी, मधु मुकुल त्रिपाठी जी, शैलेंद्र कुमार और डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी जुड़े। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन आज़ाद कश्मीर वाली अरुंधति रॉय पर यूएपीए की इजाज़त तो अभी मिल गई है लगाने की, लेकिन ये अंजाम तक कब पहुंच पाएगा इसके लिए हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो बात अरुंधति रॉय ने कही है वो देशद्रोह है और देशद्रोह की सजा मिलनी ही चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।